सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। साथियों, हम पिछले कई वीडियो से लगातार दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आज दंड प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण धारा है, धारा 125 CRPC है। इसमें एक पत्नी, उसके बच्चों और उस परिवार में जो माता पिता हैं या वृद्धजन हैं, उनके लिए मेंटेनेंस के प्रस्ताव का प्रावधान है। भरण पोषण का प्रावधान है, यानी जो गुजारा भत्ता है वो 125 CRPC में दिए जाने का प्रावधान है। 125 CRPC भारत के नागरिकों से किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू है। 125 CRPC में एक पत्नी अपने सक्षम पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, अपने नाबालिग बच्चों के लिए मांग कर सकती है, वृद्ध सास ससुर के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, या घर में और भी दादी या दादा हैं, हाजी या बाबा हैं, ग्रैंड फादर मदर हैं, उनके लिए भी गुजारे भत्ते की मांग एक सक्षम व्यक्ति से की जा सकती है, यानी पति से की जा सकती है, या वृद्ध माता पिता अपने पुत्र से कर सकते हैं। साथियों, 125 का जो उद्देश्य है वो ये है कि कई बार हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपने दायित्वों से मुख मोड़ लेता है, अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है। अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी साथियों, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी साथियों, लगातार वो अपनी पत्नियों की उपेक्षा करते हैं, अपनी पत्नी की उपेक्षा करते हैं, अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, वृद्धजनों की उपेक्षा करते हैं, और छोटे छोटे जो माइनर बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी उपेक्षा भी करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हर परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभार स्थितियाँ बड़ी दुरूह और जटिल हो जाती हैं, असहनीय हो जाती हैं। और ऐसे हालात में जो पुरुष प्रधान समाज होता है, पुरुष लोग होते हैं, वो जो महिला आश्रित होती है, पत्नी होती है या बच्चे होते हैं, उनको बीच मझधार में भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 69/1973 है, उसमें उसकी धारा 125 में पत्नियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए और वृद्ध माता पिता के लिए, वृद्धजनों के लिए भी भरण पोषण देने का प्रावधान किया गया है। ये भरण पोषण किससे प्राप्त होगा? ये परिवार में सक्षम व्यक्ति से प्राप्त होगा। वृद्ध माता पिता अपने पुत्र से प्राप्त कर सकेंगे जो सक्षम है, एक पत्नी अपने पति से प्राप्त कर सकेगी जो सक्षम है, फिजिकली फिट है। आवश्यक नहीं कि बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त करता हो, लाखों रुपए कमाता हो, इससे मतलब नहीं। वो फिजिकली फिट होना चाहिए, शरीर से फिट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और वो विकलांग नहीं होना चाहिए, मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए, किसी गंभीर बीमारी का मरीज नहीं होना चाहिए। बस केवल वो अपनी कदकाठी मजबूत होनी चाहिए, कमाता हो, मजदूरी भी करता हो, या किसी दुकान में काम करता हो, या कोई प्राइवेट जॉब करता हो, सरकारी नौकरी करता हो। वो हर प्रकार का धंधा करने वाला, रोजगार करने वाला व्यक्ति जो सक्षम है कमाने में, अर्न करता है, उससे जो है मासिक भत्ते के रूप में न्यायालय जो है उसके जो आश्रित हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, पत्नी है और वृद्ध माता पिता और अन्य वृद्धजन हैं, उनके लिए भरण पोषण का प्रावधान हमारा न्यायालय करता है। और लगभग सभी जिलों में, एक आध 2-4 जिले छोड़ करके सभी जिलों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। सभी जिलों में एक प्रधान न्यायाधीश होता है, परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है, और उसकी सहायता के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अन्य जो है जजेज हो सकते हैं, पारिवारिक फैमिली कोर्ट जज हो सकते हैं जो इसकी सुनवाई करते हैं। साथियों, 125 CRPC में जो ही एक एप्लीकेशन पड़ती है, एप्लीकेशन देने के लिए एक व्यक्ति को, महिला को एक अधिवक्ता की ज़रूरत होती है। अधिवक्ता के पास पहुँचकर अपनी समस्या बताती है, पति की आय के साधन बताती है, पति का नाम पता बताती है, अपना नाम पता बताती है, बच्चों का नाम पता बताती है, और एक अधिवक्ता जो है सारे मामले की ड्राफ्टिंग करके
मुकदमा बना करके और वो परिवार न्यायालय में पेश करता है। न्यायालय में मुकदमा पेश करते समय आवेदिका यानी जो महिला है उसका उपस्थित रहना बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चों को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, रहें तो बेहतर है, परंतु आवेदिका का रहना आवश्यक है। आवेदिका पत्नी हो सकती है या वृद्ध माता पिता हो सकते हैं, उनका न्यायालय में रहना जरूरी है, क्योंकि ये एक याचिका होती है और ये 125 CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसलिए रखी गई है कि इसमें जल्दी प्रक्रिया हो सके, जल्दी कार्रवाई हो सके। वरना CRPC जो 125 की कार्रवाई है ये चलती है हमारे प्रधान न्यायाधीश के यहाँ, पारिवारिक जज के यहाँ, और ये बिल्कुल सिविल प्रकृति की है, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल फौजदारी की तरह चलती है। इसकी प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल की तरह चलती है, बहुत तेज़ चलती है और सिविल की तरह से धीरे धीरे चलती है। ये बरसों नहीं लगते हैं और अगर अधिवक्ता प्रयास करे तो बहुत शीघ्र और अगर हमारा क्लाइंट जो है, मुवक्किल जो है, आवेदिका जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से पैरवी करे, लगातार पेशियों पर आए, तो बहुत जल्दी तरीके से उसमें ऑर्डर हो जाते हैं, आदेश हो जाते हैं, मासिक भत्ते का आदेश हो जाता है। अब एप्लीकेशन पढ़ने के बाद में तुरंत ही नोटिस जारी होती है विपक्ष को। विपक्ष आके हाजिर होता है, अपना वकील करता है, अपने जवाब दावे लगाता है। इसी बीच में अगर आवेदिका चाहे तो अंतरिम मुजारे भत्ते की एप्लीकेशन भी प्रस्तुत कर सकती है और कोर्ट जो है इंटरिम जो मेंटेनेंस है उसको तुरंत अलाउ कर देता है। इसमें 1000 रुपये से 500 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये तक तुरंत अलाउ कर देता है, माननीय कोर्ट अलाउ कर देती है, ताकि आने जाने का खर्चा, वकील की फीस और बच्चों का जो तुरंत निवारण है, समस्या है, स्कूल की शिक्षा वगैरह, उसके लिए पैसा मिलना शुरू हो जाए, ये होता है। और बाद में केस ट्रायल चलता रहता है, जवाब दावा आता है, दोनों पक्ष के लोग ना एक दूसरे गवाहियाँ पेश करते हैं। उसके बाद में फाइनल भी जजमेंट होता है। फाइनल जजमेंट में हमारा जो मजिस्ट्रेट है इस समय वो दंड प्रक्रिया के अनुसार जो है 5000 रुपये तक जो है मैक्सिमम वो बांध सकता है 125 CRPC में। हालांकि अब 2005 से एक घरेलू हिंसा का कानून भी आ गया, उसमें पैसे की बाध्यता नहीं है। मैं 500 रुपये से लेकर के 5 लाख 5 करोड़ तक जो है रकम न्यायालय बांध सकता है, न्यायालय आदेश दे सकता है देने के लिए। तो अब वो भी आगे लोग उसमें भी करने लगे, पत्नियों को उसमें भी, स्त्रियों को उसमें भी सहायता मिलती है। लेकिन अब जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें जो हमारा संशोधन है वो हमारा ये हुआ कि 1000 से लेकर के 5,500 से लेकर के 5000 रुपये तक जो है बांधने का प्रावधान है। और कोर्ट जनरली जो है 3000, 4000, 5000 रुपये बांध ही देती हैं पति के ऊपर, उसकी आय को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए। अगर जनरल मजदूर भी है तब भी उसकी आमदनी जो है मनरेगा की 200 रुपये, 300 रुपये मान करके उसकी आमदनी आकी जाती है। उसके बाद में 50% जो है उसकी जो है मेंटेनेंस गुजारे की रकम आदेश में दे दी जाती है और इस प्रकार जो है उस व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है, उस स्त्री को, उसके बच्चों को और वृद्ध माता पिता को, अगर उनके लिए भी मांगा गया है तो। अब इसमें साथियों बच्चे नाबालिग होने चाहिए। बालिग बच्चे के लिए गुजारे का प्रावधान नहीं है। स्त्री के लिए गुजारा भत्ता तभी है मिलेगा जब उसको व्यक्ति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्त कर दिया हो या तलाक दे दिया हो। तलाकशुदा सभी महिलाएं जो हैं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। शर्त यही है कि महिला ने पुनर्विवाह न किया हो। यदि महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है तो उसका जो गुजारा भत्ता है पति के आवेदन पर न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं उनका गुजारा भत्ता बंधा रहेगा, उनका मेंटेनेंस बंधा रहेगा, उनके बच्चों को लगातार, नाबालिग बच्चों को पैसा मिलता रहेगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, वो पुत्री हो या पुत्र हो। 18 वर्ष की उम्र तक उनका पैसा बंधा रहेगा और पति महोदय को उनको पैसा बच्चों को देना ही पड़ेगा। तो साथियों, और वृद्ध माता पिता हैं तो उनके आजीवन वो पैसा बंधा रहेगा। वृद्ध माता पिता को उनके पुत्र जो सक्षम हैं, अगर उनसे पैसा बंधा हुआ है, न्यायालय ने आदेश किया, तो उनको वृद्ध माता पिता को उनकी उम्र डेथ तक जो है पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता के लिए और कोई जरिया नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, बशर्ते उनके पास आय का साधन नहीं होने चाहिए, कमाई साधन नहीं होने चाहिए साथियों। और पुत्र के पास साधन होने चाहिए, पुत्र समर्थ होना चाहिए, या जिस व्यक्ति से गुजारा भत्ता मांगा गया वो समर्थ होना चाहिए और वो जो है उनकी भरण पोषण के लिए दायी होना चाहिए। तो नाबालिग बच्चों को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, वृद्ध माता पिता पे होगा, लेकिन बालिग बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, विवाहित पुत्रियों को नहीं मिलेगा, विवाहित पुत्र को नहीं मिलेगा, उनके लिए गुजारे भत्ते का प्रावधान नहीं है 125 CRPC में साथियों। तो साथियों 125 CRPC जो है एक बहुत मजबूत धारा है जो हमारी जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो किसी धर्म से बिलोंग करती हों, सिख हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख ईसाई हों, यहूदी हों, किसी भी धर्म से बिलोंग करती हों,
किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करती हों, सबके लिए एक समान व्यवस्था 125 CRPC में है, यानी सबके लिए गुजारे भत्ते का प्रावधान है, बशर्ते कि तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों, छोड़ी हुई हों और उनको अकारण पति ने छोड़ रखा हो, तो वो जो है 125 CRPC में न्यायालय में, सिविल कोर्ट में, न्यायालय में पहुंच करके, और परिवार न्यायालय वहाँ पर होता है, उसमें वकील के माध्यम से अपने दावे को पेश कर सकती हैं, अपनी याचिका को पेश कर सकती हैं, अपने आवेदन को पेश कर सकती हैं और अपने सक्षम पद से गुजारे भत्ते की साथियों मांग कर सकती हैं। और न्यायालय जो है बहुत शीघ्र जो है 6 महीने के अंदर, कम से कम 6 महीने के अंदर जो है हर कोशिश करता है, और न्यायालय की भी यही मंशा है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र से जो है गुजारे भत्ते को जो है पीड़ित पक्ष को गुजारा भत्ता दिया जाए, उसके नाबालिग बच्चों को दिया जाए, वृद्ध माता पिता अगर मांग की गई तो उनको दिया जाए, शीघ्र से शीघ्र उस एप्लीकेशन को निपटाने का प्रयास करता है। अगर जजमेंट वाले फैसले में देर हो रही तो एक अंतरिम मेंटेनेंस जो डाला गया है वेदिका की ओर से, उसको तुरंत ही जो न्यायालय हमारा होता है वो अलाउ करता है, ताकि जो है जो आने जाने का खर्चा है, फीस है वकील की, आने का खर्चा है, बच्चों का जो अटेंडेंस खर्चे हैं, स्कूल की फीस है, इत्यादि के लिए तुरंत जो है फौरी तौर पर राहत मिल सके। ऐसा अंतरिम गुजारे भत्ते में हो सकता है, और वो मूल एप्लीकेशन के साथ एक अंतरिम गुजारा भत्ता उसमें डाल दिया जाता है, और वो न्यायालय जो है बिना कोई देरी लगाए, चाहे विपक्ष उसको सुनाए चाहे ना सुनाए, शीघ्र से शीघ्र उसे सुनने का प्रयास करता है। साथियों, ये 125 CRPC में साथियों है, और आज आपने 125 CRPC के बारे में जाना, गुजारा भत्ते के बारे में जाना, किसको गुजारा भत्ता मिलेगा उसको जाना आपने। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप सभी साथी जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें और सुझाव दें। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे, यथासंभव बताने का प्रयास किया गया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है, और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9839075986 है। साथियों, इस पर कॉल करके हमसे कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं और जानकारी बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, और अगर कहीं आवश्यकता हो तो केस फाइल कर सकते हैं। साथियों, जय राष्ट्र, जय संविधान, जय भारत।